बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं खावर हुसैन। नाजरीन, अमन व अमान की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो हर गुजरते दिन के साथ सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। कच्चे के डाकू हों या शहरों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, ऐसा लगता है कि पुलिस का काबू कहीं पर भी नहीं है, पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं ये क्रिमिनल्स। गुज़श्ता हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सूबे में और वजारत दाखिला जो है वो वज़ीर आला के पास थी, लेकिन फरवरी 2024 में वजूद में आने वाली इस हुकूमत के बाद सिंध को बाकायदा एक वज़ीर दाखिला मिला है। ज़ियाउल हसन लंजार साहब हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रही है, लोगों में खौफ व हिरास है। कच्चे के डाकू हों तो वो दिन दिहाड़े लोगों के घरों में दाखिल होकर वहाँ से बच्चों को अगवा कर रहे हैं। और कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। इस साल में तकरीबन 5 माह के दौरान अब तक 65 से ज़ायद अफराद जो हैं वो टारगेट किलिंग में मारे गए हैं। सर, क्यों अब तक अमन व अमान की सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा सका है? 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में। देखें, एक तो कुछ चीज़ों को एड्रेस करूँगा कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट वजूद में आई है और अप्रैल में मैंने शायद चार्ज लिया है, मार्च में ड्यूरिंग रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान पर चार्ज लिया एज ए होम मिनिस्टर। और वाकई कराची की सूरत हाल ठीक नहीं थी, स्ट्रीट क्राइम्स अपने ज़ोर पर थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर इस माह के स्टैटिक्स लेंगे आप तो इस माह के स्टैटिक्स गुज़श्ता 4 माह से जो इस साल के 2024 के हैं वो बेहतर हैं। और ज़रूर नई हुकूमत बनती है, एक आपको क्लियर सी ये एक हमेशा से रहा है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट्स आती हैं उनका काम सिर्फ होता है इलेक्शन करवाना। ये थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई केयर टेकर गवर्नमेंट और 8 माह तक चली, उसकी वजह से भी यहाँ पर अमन व अमान का इशू हुआ। मैं किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता और यकीनन सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी एज ए होम मिनिस्टर कि मैं अपने सूबे को अमन व अमान दूँ। और यहाँ पर अब स्लोली ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह मामलात काफ़ी ठीक हो रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है और ख़ासी हद तक कमी आई है। और यहाँ पर जो एक सूरत हाल थी, सुबह उठते थे और डकैती हो गई, बच्चा कोई डकैती में शहीद हो गया या पुलिस वालों को ज़ख्मी हो गए, तो उनको कंट्रोल किया है। अभी और बेहतरी लाने की ज़रूरत। किस तरह से कंट्रोल किया, थोड़ा सा इसको ब्रीफ देखें इसमें क्या क्या, क्योंकि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनसे क्या सिर्फ ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी जो कत्ल हुई हैं? क्योंकि पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रूप में कुछ टारगेट किलर्स भी थे जो अमन व अमान को ख़राब कर रहे थे। ठीक है, एक तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जैसे ही मैं मिनिस्टर बना तो बातें हुई कि यहाँ पर आउटसाइडर्स आ रहे हैं और वो यहाँ पर क्राइम कर कर चले जा रहे हैं। तो एक तो अभी हालिया 8-10 दिनों में एक फॉरेन रैकेट पकड़ा गया है, इसको ज़ैनबिया या इस ऐसे ही कोई प्रोनाउंसिएशन, देवबंद या इस टाइप के जो सेक्ट के लोग हैं उनको टारगेट कर रहा था। और कभी भी अगर कोई स्ट्रीट क्रिमिनल होता है, स्ट्रीट क्रिमिनल पर्स छीन लेता है या कोई मोबाइल छीनेगा, मारेगा नहीं। अगर कोई ऐसा अगर सूरत हाल हो भी गई तो उसमें अगर कोई गोली चल गई उससे, तो वो 2-2, 3-3 बार गोलियां नहीं मारेगा उन बच्चों को या उन जो भी शहीद हुए हैं हमारे शहरी यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हो रहा था, तो उसमें फिर CTD ने जो ये गैंग बस्ट किया है उसमें जो बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो उनसे वेपन्स मिले उसमें 13 ऐसे लोग थे जो हमारे शहीद हुए शहरी, उनमें 13 में उनके बुलेट्स मैच हुए हैं उनके वेपन्स के साथ। तो ये एक तय हुई बात कि एक ही ग्रुप ने 13 से, हो सकता है ज़्यादा उसमें उन्होंने टारगेट किलिंग्स की हों, लेकिन ये टारगेट किलिंग्स थी, स्ट्रीट क्राइम
के नाम पर वो टारगेट किलिंग्स हो रही थी, तो उसको बस्ट किया है। उसके बाद सीटीडी ने और भी 2-3 गैंग्स जो हैं उनको पकड़ा है, और उस पर और मैंने खुद आकर यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स की, एसएचओस पर सख्ती की है। ये जो स्ट्रीट क्राइम के अंदर छीने जाने वाले मोबाइल हैं या दीगर अशिया होती हैं या गाड़ियाँ जो छीनी जाती हैं, ये कहाँ फ़रोख्त होती हैं? इस हवाले से कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं नज़र आ रही है सामने कि ये चीज़ें जो ख़रीदार हैं इनके, उनके ऊपर हाथ डाला है आपने? ये एक तो 2 किस्म के हमारे पास क्राइम हो रहे थे। एक तो मोबाइल छीनी जा रही थी, पर्स छीने जा रहे थे, जो कि एक माइनर सी चीज़ें हैं जो कि छुपा भी दें आदमी। दूसरी मोटरसाइकिल्स की स्नैचिंग बहुत थी, तो हमने गाड़ियाँ भी सर बड़ी 4 व्हीलर की ज़्यादा स्नैचिंग इतनी नहीं है जितनी कि मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें हमने एक तो कबाड़ियों को वो उन पर टारगेट किया कि भाई जहाँ जहाँ भी ये स्पेयर पार्ट्स बिक रहे हैं उनको नोटिस करें, ताकि हमें पता चले कि कौन चोरी की गाड़ी ले रहा है, मोटरसाइकिल ले रहा है या 4 व्हीलर ले रहा है। उसको पुर्जे पुर्जे वो बना दे रहे थे, और उस पर फिर रिएक्शन आना था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताया, अपने यहाँ पॉलिटिकल लोगों को भी कहा कि यकीनन जब हम मोबाइल मार्केट्स पर और इन पर कबाड़ियों पर जब यहाँ पर क्रैकडाउन करेंगे तो यकीनन वहाँ से किराए हो गई, और क्योंकि शहरी हैं वो। और लेकिन इसमें हुआ ये कि हमें इतना प्रेस की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिली इसमें, और शहरियों की तरफ से भी सपोर्ट है। वो कबाड़ी मार्केट वाले काफ़ी हाई कोर्ट चले गए हैं अगेंस्ट पुलिस कि भाई ये हमें तंग कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ उनसे निकल रही हैं, चेचिस निकल रहे हैं उनसे, क्योंकि बाकी बचता चेचिस है। तो ये एक बहुत अहम कामयाबी मिली है। कबाड़ी मार्केट के अलावा जब हम मोबाइल मार्केट्स पे इन्होंने क्रैकडाउन किया है पुलिस ने, कराची ने, तो वहाँ पर आईमीज़ नंबर जो होते हैं वो काफ़ी टेक्निकल लोग इनके पास हैं। हम पहले समझ रहे थे कि ये मोबाइल आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वहाँ फिर रिफर्बिश होकर आते हैं, ऐसी नहीं है। ये यहीं पर दोबारा रिफर्बिश होकर बिक रहे हैं, तो उन पर भी क्रैकडाउन किया है। तो उस वजह से भी काफ़ी क्राइम में कमी आई है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आगे हम अपना सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी इसी माह इनिशिएट कर रहे हैं, जो हमारा एयरपोर्ट कॉरिडोर है या हमारे पास यहाँ पर रेड जोन है, उस पर हम वो इनिशिएट कर रहे हैं। पे हम बात करेंगे। अभी चूँकि कराची के क्राइम पे बात हो रही है, तो एक और इससे मिलता जुलता एक सवाल था मेरे जहन में कि जो लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अक्सर अगर एफआईआर पहले तो लोग करवाते नहीं है, करवाते हैं तो उसकी कोई सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती पुलिस की जानिब से, और पुलिस जो है वो खुद लोग पुलिस के पास जाते हुए भी डरते हैं। तो क्या ऐसा कुछ बेहतरी ला रहे हैं आपके पुलिस का और आवाम का एक ताल्लुक जो है वो फ्रेंडली हो आपस में, ताकि वो आसानी से वहाँ कोई कंप्लेन दर्ज करवा सकें? क्योंकि अभी हाल ही में सीटीडी का एक वाक़या आपके सामने आया कि शहरी को उठाया, और इस तरह के कई वाक़े आते हैं कि शहरियों को उठाती है पुलिस और फिर उनसे पैसे लेकर और फिर उसके बाद उनको छोड़ा जाता है इस तरह से। लेकिन चेक एंड बैलेंस तो काफ़ी इस पर रखा हुआ है, टीमें भी बनाई हुई हैं स्पेशल, ताकि वो कहीं कोई अफसर की शिकायतें आती हैं तो वो उस पर ऑपरेट करवाते हैं हम लोग, और आईजी साहब ने काफ़ी इस पर काम किया है। और जहाँ तक आपकी ये क्वेश्चन था कि पुलिस क्या और लाइजन कैसे है आवाम का, एक तो अभी पिछले दिनों असेंबली में भी मुझसे क्वेश्चन हुआ कि इतनी ये क्राइम रेट कितना क्यों है, एफआईआर 7,000 कुछ एक दो माह में। और तो इसका हमने एक पॉलिसी ये बनाई है कि जो भी एफआईआर, जो भी क्राइम होता है उस पर एफआईआर कटनी चाहिए, रेस्ट्रिक्ट ना करें, ताकि सेल्फ मेड रिस्ट्रिक्शन ना हो कि भाई हम क्राइम को सेल्फ रिस्ट्रिक्टिव करके चलाएं कि भाई इस माह क्राइम हो रहा है 10,000 और उसको हम शो कर रहे हैं 500, तो वो भी एक फिर क्राइम इंडेक्स जो है उसमें
प्रॉब्लम होती है, फिर हम उसकी एफिशिएंसी पुलिस की अच्छी नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो कच्चे के हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर गुज़श्ता कोई 50-60 सालों से हम कच्चे के डाकुओं के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि कच्चे में आज तक डाकुओं को काबू नहीं किया जा सका या वहाँ से डाकुओं को नहीं निकाला जा सका। एक छोटी सी ब्रेक, प्रोग्राम देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब हैं। सर, कच्चे के हवाले से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि कच्चे के डाकू और कभी कंट्रोल हो जाते हैं, फिर दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्या वजह है कि इनसे छुटकारा नहीं मिलता है हमेशा के लिए? कोई ऐसा ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं हुआ इनके खिलाफ आज तक? देखिए, अब कच्चे में अगर पहले तो मैं डिफ़ाइन कर दूं कि जो हमारे पास सिंध में तो काफ़ी कच्चा है। आप जैसे ही हैदराबाद से आगे जाएंगे तो अप टू कश्मीर तक कच्चा है और घोटकी तक कच्चा है। लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम है हमारे पास घोटकी, सखर और शिकारपुर कश्मीर में मेन जो हमारे साथ अपर सिंध कह लें इसको, अपर सिंध में जैकवाबाद वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जैकवाबाद का भी कुछ पार्ट है जहाँ पर प्रॉब्लम है। अब जहाँ तक आपकी बात के ये चलता ही आ रहा है, फिर मैं ये कहूँगा कि हम जैसे ही मैंने चार्ज दिया, मैंने विज़िट किए हैं, 2-3 विज़िट किए हैं वहाँ पर। और शुरू में तो सीपेक के हवाले से भी रूमर्स चल रहे थे कि सीपेक्स पर भी डाकू आ जा रहे हैं और नेशनल हाईवे पर आ जा रहे हैं, तो उस पर काफ़ी स्ट्रेटजी बनाई है। अंदर जो स्ट्रेटेजिकली जो एरिया है वो कच्चे का, वो हमारा डिफ़िकल्ट तरीन एरिया है सिंध में, जहाँ पर मूवमेंट काफ़ी मुश्किल है। 1.25 लाख पुलिस है सर, उसके अलावा रेंजर्स है, उसके अलावा रिजर्व एहलकार भी हैं, और डाकुओं की तादाद तो बताया जाता है कि 400-500 डाकू हैं। फिर भी इतनी बड़ी फोर्स, इतनी गाड़ियाँ, सब चीज़ें क्यों नहीं काबू? ठीक है, इसमें 1.25 लाख पुलिस सिंध के लिए है और यकीनन हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एक एलोकेशन होती है। हमने सिंध के और अजला से भी वहाँ पर पुलिस डिप्यूट की है। अभी तक आप अगर मैं आपको स्टैटिक्स दूँ तो अभी तक तकरीबन 70 के करीब मगवियों को हमने 3-4 माह में बाजियाब करवाया है। पिछले कल ही 13 मुगवी बाजियाब हुए हैं और उनमें 2 पुलिस वाले अलग हैं जो हमारे ले गए थे। ये लोग बाजियाब होते हैं, उधर दोबारा जो है वो किडनैप हो जाते हैं और खौफ की अलामत बना हुआ। लोग अब डरते हैं वहाँ पे ट्रैवल करते हुए हाईवेज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में। तो ये इस खौफ को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, क्राइम स्ट्रेटजी होती है कि अगर माजी में ये जो मामलात हुए हैं, मैं उसको ये समझता हूँ कि अगर हमारे पुलिस अफसर उनके साथ कंप्रोमाइज़ ना करते, कच्चे के डाकुओं के साथ या वहाँ क्रिमिनल्स के साथ, तो ये आज हम इस नहज पर नहीं होते। और ये कंप्रोमाइजिंग एक मामला सियासी तौर पे हल नहीं हो सकता ये मामला? यकीनन देखें, इसमें हमें वहाँ पर हमें स्टेक होल्डर्स की काफ़ी अब सपोर्ट है वहाँ पे, और उसमें आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है। और यकीनन हम एक तो बिल्कुल क्लियर समझ है हमारी कि हमने इन पर कार्रवाई करनी है और इनको कतई ख़त्म करना है। उसमें मैंने पंजाब पुलिस से भी बात की है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब आए थे, उन्होंने स्पेशल मीटिंग की यहाँ पर, तो उसमें बलूचिस्तान में भी चीफ मिनिस्टर से बात की है, ताकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग रन होनी चाहिए और हम इनको एक क्लियर टारगेट हो कि भाई हमने ये चीज़ें ख़त्म करनी है। अगर ये ऐसे ही डे टू डे अफेयर, मैनेजमेंट अफेयर्स चले तो फिर ये ख़त्म नहीं होंगे। सर, ये भी एक इल्ज़ाम आता है पीपल्स पार्टी पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुष्पनाई करती है इनकी, और हाल ही में एक अभी आपके जो सिटिंग मशीर थे उनकी गाड़ी से भी असला बरामद हुआ और उन्होंने फिर उसके बाद इस्तीफ़ा भी दिया। तो ये इस इल्ज़ाम को किस तरह से आप देखते हैं, क्या इसमें सदाकत है और ये तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? इस एक तो बात बताएं आपको कि हमारी लीडरशिप बिल्कुल उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, उनका क्लियर इस पे मौक़िफ़ है कि कोई भी इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पीपल्स पार्टी का कोई भी बंदा अगर इन्वॉल्व होता है तो वो पीपल्स पार्टी
से उनकी एक राह अलग ही होगी। और ये एक बिल्कुल क्लियर स्टांस है हमारी लीडरशिप का। रही बात ये जो हुआ है वाक़या जिसको काफ़ी पॉलिटिकल हवा भी दी गई, देखें उसमें हमारे एडवाइज़र साहब ने खुद इस्तीफ़ा टेंडर किया कि आप इंक्वायरी करवाएं, अगर मैं उसमें इनोसेंट हूँ तो दोबारा मुझे रखा जाए। ऐसा ना हो कि मैं एज ए एडवाइज़र इसमें इन्फ्लुएंस करूँ इंक्वायरी पर। तो हमने डीआईजी और 2 एसएसपीज़ की सरबराही में वो इंक्वायरी कमेटी बनाई है। वो 1-2 दिन में शायद हमें रिपोर्ट भी दे देगी। उसका चालान भी पेश हुआ है जिसमें 1-2 सिपाही हैं जो इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जो टेक्निकल क्लू हो, जैसे कोई उनकी लोकेशन है या जैसे टेक्निकल होती हैं चीज़ें, वो कोई भी अभी तक साबित नहीं हुई है। मैं एज ए होम मिनिस्टर आपको बता रहा हूँ कि जिसमें भैया साहब वहाँ मौजूद हों या उनकी फैमिली मेम्बर कोई मौजूद, उनकी गाड़ी भी नहीं है। पुलिस मोबाइल है, पुलिस मोबाइल की भी तहकीकात कर रहे हैं कि वो फाइंडिंग्स आ जाएंगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस एक इंसिडेंट को लेकर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर या वहाँ के हमारे जो रहनुमा हैं उन पर ये डाल दें तो ये एक ज़्यादती होगी। माजी में इल्ज़ामात लगते रहे। अच्छा, ऐसा क्या सर इकदाम आप उठा रहे हैं कि आवाम के दिलों से जो खौफ है वो निकले? मेरा पहले भी ये सवाल था, दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, ताकि लोग जो एक खौफ की अलामत बन चुके हैं वहाँ पे जो डाकू हैं वो थोड़ा सा कम हो, ट्रैवल करने में लोगों को आसानी हो। ख़ासतौर पर रात में तो अब कोई भी इस तरफ ट्रैवल नहीं कर रहा है। देखें उसमें यकीनन कुछ टारगेट्स हैं हमारे, जिसमें हम पॉलिटिकल लीडरशिप से भी लोकल वहाँ पर राब्ते में उनसे भी मदद ले रहे हैं और वहाँ पर जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया है। रेंजर्स भी हमारे साथ काफ़ी काम कर रही है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी काफ़ी हमें मिल रही है, सपोर्टिव है। और 4-5 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको अगर हम बस्ट कर देते हैं, और इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, और इंशाल्लाह हम जो रौनकें हैं हमारे अपर सिंध की वो हम बहाल करेंगे। अच्छा, ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो ज़मीनें दी गई हैं सिंध में भी, पंजाब में भी, क्या कच्चे के इलाके में भी हैं वो ज़मीनें या कच्चे के इलाके के बाहर हैं? देखिए वो कच्चे के इलाके में तो मिल नहीं सकती, क्योंकि अभी आप 1-1.5 माह के बाद वहाँ पर पानी आ जाएगा जो 6 माह रहेगा। 6 माह के बाद कनकी का सीज़न आएगा, कनकी वहाँ पर लोकल काश्तकार काश्त कर सकेंगे, गंदम जो है हमारी। उसके अलावा कोई भी उसके फाइनेंशियल कोई ग्रीन इनिशिएटिव के वहाँ पर हो नहीं सकते, कि वो ग्रीन इनिशिएटिव के लिए तो आपको फॉरेन इन्वेस्टर जब आएगा तो वो चीज़ें देखेगा। एक तो वहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट कच्चा है, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट का मिडिल है और पंजाब का भी मिडिल है ये, तो बीच वाला एरिया है, रिवर का बेड है ये, और उसी वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो हम इसको यकीनन इस टाइम हमारे पास जो वेपन्स हैं वो भी पुलिस वेल इक्विप्ड हो गई है। हमें जो एनओसीज चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट से वो भी मिल चुकी है। ये मेरा सवाल है, आपसे बात करूंगा। वो कनकोट वाले ब्रिज पे हम बात कर लें, फिर हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे असले के हवाले से। कनकोट ब्रिज पे जो काम जारी था फिर रोक दिया गया, उस पर दोबारा काम शुरू हुआ? कनकोट ब्रिज पर काम शुरू हो गया। मैं और वर्क्स एंड सर्विसेज मिनिस्टर और मैं अपने साथ और जो भी हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको साथ लेकर जाने का मेरा प्लान है 1-2 दिन में, ताकि वहाँ पर जो उनको डिफ़िकल्टीज़ अगर हैं या होने वाली हैं आगे, तो वो उनकी हमने रिज़ॉल्व करनी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, और रेंजर्स ने और पुलिस ने वहाँ पर प्रोटेक्शन दी है, उनको काम चल रहा है वहाँ। ठीक है, ज़ियाउल हसन लंजार साहब हैं हमारे साथ। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद असले के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पुलिस को जो हथियार चाहिए वो नहीं है, लेकिन डाकुओं के पास ऐसे हथियार हैं जिससे वो पुलिस को टारगेट करते हैं। छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू जारी है हमारी वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब से। सर, असले के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी जो पुलिस को रिक्वायर्ड था और उसमें कुछ हर्डल्स थी, उनको दूर किया है कुछ, क्या कब तक? देखिए, इसमें जो आजकल नया दौर है, पहले डाकुओं के पास होती थी बंदूक और पिस्टल, अब डाकू भी कुछ वेल इक्विप्ड हैं और उनका वे ऑफ जो क्राइम है वो भी डिफ़िकल्ट है, मुख्तलिफ है। उसको देखते हुए हमने डिमांड की थी फेडरल गवर्नमेंट से कि हमें वो भी 12.7 जो हथियार होता है उसकी परमिशन मिले ताकि हम ले सकें। NRTC से हमारी उस पर एग्रीमेंट हुआ, वो हमें सप्लाई कुछ मिल गई है वाह कैंट से आप लोगों ने? जी हाँ, वाह कैंट से। और उसमें रेंजर्स ने हमें इनिशियली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि रेंजर्स के पास तो ये हथियार हैं, तो वो हमें मिल चुके हैं। और इस टाइम पर हमें ये इशू नहीं है कि हथियार हमारे पास अंडर ग्रेड हैं, हथियार हमारे पास हैं, वी आर वेल इक्विप्ड। और गवर्नमेंट जो भी डिमांड है पुलिस की वो पूरी कर रही है, रेंजर्स की जो डिमांड है वो पूरी कर रहे हैं, और हमें सब जो भी इसमें एजेंसीज़ हैं वो ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने। अच्छा, माजी में भी इस तरह से ड्रोन खरीदे गए, वो बड़े जदीद थे, उससे कहा जा रहा था कि डाकुओं की पोजीशंस की पता चलेगा, वो ड्रोन्स कहाँ गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं? देखें, ड्रोन्स तो माजी में नहीं खरीदे गए और अब ख़रीदे हैं, जिसमें डाकुओं सब्ज़ोई जो डाकू है उनको, उनका एक जो मेन गैंग मेंबर था उसको मारा भी उन ड्रोन्स के थ्रू है। उनको ये सब्ज़ोई जो एक था इनका ग्रुप, वो हमने बस्ट भी उन्हीं के थ्रू किया है, ड्रोन्स के थ्रू ही। और कश्मीर में वो ऑपरेट कर रहे थे ज़्यादा, और कश्मीर के अलावा हमारे घोटकी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो काफ़ी हमें रिलीफ मिला है। अब हमारे 2-4 जो ये ग्रुप हैं, अगर हम अब तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आना शुरू हो भी गए हैं और आगे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हमारी टारगेट ये है कि अगले 2 माह में, क्योंकि फिर इस कच्चे के एरिया में पानी आ जाएगा, तो उससे पहले हमने जो भी कार्रवाइयाँ करनी है वो करनी है। उसके बाद जैसे ही उसकी स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं कि किस तरीके से जब ये पानी यहाँ आएगा तो ये लोग निकलेंगे वहाँ से, तो उम्मीद मुझे है, अब मेरे अपने अफसरों पर काफ़ी एतमाद है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिफ़िकल्ट हालात में, और इंशाल्लाह सिंध की अवाम अच्छी खबरें सुनेगी। अच्छा, पुलिस में भर्तियों के हवाले से भी इल्ज़ाम आयद होते हैं कि सियासी तौर पे भर्तियां होती हैं, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से भी, तो इसको बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम हैं आपके जहन में? अभी तो आपको 2 माह हुए हैं संभाले हुए, तो कोई है प्लानिंग इस तरह? देखिए, पुलिस में भर्तियाँ यकीनन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। पॉलिटिकल भर्तियाँ पिछले 10 साल में नहीं हुई हैं। 2015 से अब तक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के साथ हो रहा है, थर्ड पार्टी इसको कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, और बेहतर अफसर जो हैं हमारे, जो सीनियर अफसर्स हैं, उनकी हम कमेटी बनाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बेसिक बात तो ये है कि वो बच्चा जब थर्ड पार्टी से IBS है या NTS करके जब वो अपने एग्ज़ाम देकर आता है, तो फिर दो राय रहती नहीं है कि कोई पॉलिटिकल अप्रोच हो जाए या क्या। अच्छा, सुना है आसिफ अली जरदारी साहब भी इस महीने या शायद अगले महीने अमन अमान के हवाले से कोई इजलास करने वाले हैं। एक पहले इजलास कर चुके हैं। विफाक की अलामत है, लेकिन दूसरे सूबों में नज़र नहीं आ रहा है कि वो इतना दिलचस्पी ले रहे हैं क्राइम के हवाले से। यहाँ ज़्यादा क्राइम है या उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है कि अमन अमान की सूरत हाल? देखें, ख़ासतौर पर ज़मीनों के हवाले से भी जो है वो कब्ज़ों के हवाले से कराची के अतराफ़ में या दीगर जगहों पे जो माजी में होते रहे, उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी नोटिस लिया था, तो उस पर कुछ कार्रवाई हुई है, कोई काम? देखिए, इसमें एक तो बिल्कुल मैंने आपको पहले कहा कि हमारी लीडरशिप की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी पर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। आसिफ अली जरदारी साहब बीइंग ए प्रेसिडेंट तो बिल्कुल
उनका बलूचिस्तान में भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की है और सिंध में भी की है। देखिए सिंध और बलूचिस्तान में भी इस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो बेहतर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये दोनों प्रोविंसेस में यकीनन अगर अमन व अमान अच्छा होगा तो उनका क्रेडिट होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्रेडिट होगा, आसिफ अली जरदारी का क्रेडिट होगा, इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आपको पता है केपी में तो वैसे ही जो हुकूमत है या पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उनकी ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पिछली मीटिंग की है उसमें कुछ गाइडलाइंस दी, उसमें हमने काम किया है। रही ये जो आप लैंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने एज ए होम मिनिस्टर चार्ज लिया है और इसमें कतई दो राय नहीं है कि किसी को भी इलीगल कोई इंक्रोचमेंट नहीं करने दें। ठीक है, ज़ियाउल हसन लंजार साहब हैं हमारे साथ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इनसे वज़ीर कानून की हैसियत से 2 सवाल करेंगे और उसके बाद फिर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़ियाउल हसन लंजार साहब हैं, सिंध के वज़ीर दाखिला भी हैं और वज़ीर कानून भी हैं। सर, वज़ीर कानून की हैसियत से मेरा आपसे ये सवाल है कि सिंध की असम्बली कानून साजी में नंबर 1 है, तमाम सूबों में कानून साजी होती है, लेकिन कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पर जिस तरह से अमल दरामद होना चाहिए। एज अ वज़ीर दाखिला भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि कानून पे अमल दरामद हो। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो हमने बात की गई, गदागरों के हवाले से कानून साजी होती है और दीगर कई मसाइल हैं इस शहर के अंदर, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा सर? अमल दरामद हुकूमत का काम है कि जो भी मसाइल या हम मसाइल पर कानून साजी करते हैं उस पर अमल दरामद बिल्कुल हुकूमत का काम है और उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे आपने गदागर की बात की तो हमने एक काफ़ी बड़े लेवल पर सब कमेटी बनाई है जिसको हेल्थ मिनिस्टर चेयर कर रही थी। उसमें मैं एज ए होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर उसमें हूँ। उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे शर्जील मेमन साहब, बीइंग एक्साइज मिनिस्टर हैं। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हमारे क्योंकि और हमारा इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, ये क्योंकि मेन जो ये डोमेन्स आते हैं इंडस्ट्रीज़ के और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के आते हैं, तो वो एक मीटिंग हुई है और यकीनन बहुत बड़ा इशू है ये गदागरों का भी। तो उसके लिए हम कोई बना रहे हैं कि इनकी रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये गदागर तो अपनी जगह पर, इसके अलावा ये अपना ड्रग्स एडिक्ट्स भी हैं और इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमें ज़रूर का बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो उस पर काम कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ के जो भी यहाँ पर नुमाइंदे हैं उनसे एक हमने कमेटी को दिया है टास्क कि वो उनसे बात करे ताकि हम इनको ये जो भी यहाँ पर ऐसे अनासर हैं उनको हम वहाँ पर नौकरी करवाएं, उनसे डेली वेजेस पर काम करवाएं और उनको वहाँ पर सेटल डाउन करें। आपके पास जिम्मेदारी है, हुकूमत में है, ऐसी कानून साजी क्यों नहीं करते कि ऐसी प्रोसिक्यूशन हो के मुल्ज़िमान जिनको पुलिस पकड़ के अदालतों में लेके आती है और वहाँ से वो ज़मानतें लेके फिर आते हैं और फिर दोबारा से वारदातें करते हैं। हाल ही में जो ये गिरोह गिरफ्तार हुआ, ये भी माजी में गिरफ्तार होता रहा है और फिर ज़मानतों पर रिहा होता है। तो इस पर कोई कानून साजी करने जा रहे हैं आप लोग? देखें, इसमें एक तो हम प्रोसिक्यूशन एक्ट में कुछ चेंजिंग्स ला रहे हैं ताकि जो हमारी मेन प्रोसीजरल काम है, जैसे ही कोई क्राइम होता है उसमें जो अक्यूज़ पकड़ा जाता है तो उसके साथ हम जो आईओ हो उसके साथ हम प्रोसिक्यूटर लगाएं ताकि वो लीगल जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको कोप अप करे, या अगर उसी जगह पर जहाँ पर वो अभी स्टेज पर है कि ये चालान होना है, केस इंटीरियम चालान पेश होना है, फिर फाइनल चालान पेश होना है, तो उसी जगह पर लिटिगेटीज़ जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। अगर वो इनोसेंट है तो उसको रिलीज़ कर दिया। बर्की कड़ा एक लेकर आ रहे थे, वो भी हाँ, लगाने का वो ई टैगिंग है। ई टैगिंग के लिए कानून साजी वो भी हो गई है और उस पर पैसे भी रिलीज़ हो गए हैं।
तो तकरीबन 4000 हम जो अक्यूज़ पर्सनस हैं उस पर वो फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ में लगाएंगे। ई टेकिंग के जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं वो उनको बेल वेल ना मिले। अच्छा, सेफ सिटी के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, कब तक शुरू कर रहे हैं और किसके पास कंट्रोल होगा? सेफ सिटी का कौन मॉनिटर करेगा ये पूरे कैमरास जो भी हैं? इसमें सीटीडी के हवाले होगा और डीआईजी सीटीडी इसको देख रहे हैं, और यकीनन मैं एज ए वाइस चेयरमैन सेफ सिटी को देखूंगा, और ये विद इन 1 मंथ इसका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी है। और मैंने तो उन्हें कहा है कि इसको 12 माह में आप फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट करें। वैसे उनका टारगेट वो उन्होंने जो अपना टारगेट दिया है एनआरटीसी वगैरह ने कि वो 18 माह लेंगे इसका, तो इस पर भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम जो हमारे जो भी टूल प्लाजाज हैं और कराची में मेन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने कैमरास लगा दिए हैं। जी हाँ, ताकि फेशियल रिकग्निशन भी हो जाए, जो भी वहाँ से गुज़रता है, कोई अक्यूज़ गुज़र रहा है या कोई जाली गाड़ी जा रही है तो उसकी भी रिकग्नाइज्ड हो, तो उस पर भी काफ़ी फ़र्क आएगा। वो भी कुछ दिनों में हम इफ्तिताह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला थे हमारे साथ ज़ियाउल हसन लंजार साहब, उन्होंने हमारे सवालात का तफसीली जवाब दिया और ख़ासतौर पर उन्होंने खुशखबरी भी सुनाई कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगले माह ही जो है उस पर काम का आगाज़ हो जाएगा और तकरीबन 1 साल में इसका पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद यकीनी तौर पर जराइम में कमी वाक़ होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान खावर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।